गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक चौधरी आप लोगों को केमिस्ट्री लेके आया हूँ आज की क्लास में। केमिस्ट्री में आज की क्लास में हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया, अभी तक हम लोग प्रीवियस वीडियो में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, ये तीन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि हम लोग हर क्लास में कुछ पीछे पढ़े हुए पार्ट को रिवीजन कर लेते हैं, तो आज हम लोग वैद्युत अपघटन अभिक्रिया को भी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जब कोई पदार्थ द्रवित अवस्था में, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जब कोई पदार्थ द्रवित अवस्था में हो, जब कोई पदार्थ द्रवित अवस्था में हो तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, तब उसमें विद्युत धारा प्रवाह करने पर धातु कैथोड पर और अधातु एनोड पर मुक्त होती है। यही हम लोगों ने इसका परिभाषा सीखा था। वैद्युत अपघटन का परिभाषा हम लोगों ने यही ना पढ़ा था। जब कोई पदार्थ द्रवित अवस्था में, द्रवित का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे जो लिक्विड में हो, लिक्विड में हो जैसे कि पानी होता है, तेल होता है, उस प्रकार में जब कोई पदार्थ हो तब उसमें विद्युत धारा प्रवाह करने पर धातु कैथोड पर और अधातु एनोड पर मुक्त होती है। इस तरह से हम लोगों ने वैद्युत अपघटन अभिक्रिया पढ़ा, ठीक है। फिर संयोजन अभिक्रिया के बारे में भी हम लोग थोड़ा बात कर ही लेते, जब कर ही रहे हैं। हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया में क्या पढ़े थे? संयोजन अभिक्रिया में पढ़े थे जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके, क्या परस्पर संयोग करके एक नए तत्व या यौगिक का निर्माण करता है, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हम लोगों ने अभिक्रिया करके भी देखा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। मैंने आई बटन में भी लिंक दे दिया, आई बटन में भी मैंने लिंक दे दिया है, तो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया पढ़ा। संयोजन अभिक्रिया में तत्वों और तत्वों के बीच अभिक्रिया देखें, एक तत्व और एक यौगिक के बीच अभिक्रिया, फिर दो यौगिकों के बीच अभिक्रिया देखें। उसके बाद हम लोगों ने वियोजन अभिक्रिया पढ़ा। वियोजन अभिक्रिया जैसे कि पहले ही मैंने कहा था, संयोजन अभिक्रिया का उल्टा होता है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया में हम लोगों ने क्या पढ़ा? जब कोई बड़ा पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, दो नए पदार्थ तत्व या यौगिक में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया के बारे में भी हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा। अगर आप लोगों को वियोजन अभिक्रिया पढ़ना है तो आई बटन में लिंक दिया हो, वहां से पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग वैद्युत अपघटन पढ़े। वैद्युत अपघटन भी अगर पढ़ना है तो लिंक, मतलब तीनों वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आई बटन में भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आई बटन आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो साइड में जो वीडियो देख रहे होंगे तो साइड में इस तरह का एक क्लिक बटन होगा, वहां पर क्लिक कीजिएगा तो सारे वीडियो का आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया। नाम से स्पष्ट हो रहा है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। देखिए कोई भी अभिक्रिया का जो नाम होता है ना, उस नाम में बहुत बड़ी बात होती है। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है जो क्या होने वाला है इसमें, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है जो क्या होने वाला है इस अभिक्रिया में। नाम से क्या? एकल, मतलब एक के बारे में बात होगा। सबसे बड़ी बात क्या है? एक के बारे में बात होगा। विस्थापन मतलब विस्थापित कर रहा है, मतलब किसी को भगा रहा है, किसी को हटा रहा है। विस्थापित का मतलब, विस्थापन का मतलब यही होता है किसी को हटा देना, यही होता है किसी को हटा देना। इसी का मतलब होता है एकल विस्थापन, किसी एक को हटा देना। एकल विस्थापन का मीन्स क्या हो गया? किसी एक को हटा देना। तो हटा कौन सकता है भाई? किसी एक को कोई कैसे हटा सकता है? किसी एक को तभी कोई हटा सकता है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, वो किसी को भगा देगा। जैसे कि आप लोग स्कूल में, कॉलेज में या कहीं भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, वहां पर क्या होता है? जो ज्यादा ताकतवर होता है वो क्या करता है? कमजोर के खिलाफ थोड़ा अपना ताकत आजमाइश करता है। सबको आगे बैठना सीट पर बहुत पसंद होता है, लेकिन जो ताकतवर होता है उसको हटा के पीछे। यहाँ पर सिंपल सी नॉलेज में क्या आ रहा है? जो ताकतवर होगा वो कमजोर को हटा देगा, जो ताकतवर होगा वो कमजोर को हटा देगा। वही काम आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया में होगा। एकल विस्थापन का मीन्स क्या हो गया? किसी एक को हटा देना। एकल विस्थापन का मीन्स क्या हुआ? किसी एक को हटा देना। क्या करना? किसी एक को हटा देना। चलिए अब हम लोग परिभाषा के तरफ चलते हैं। हम लोग समझ रहे हैं तो आप लोग एकल विस्थापन समझ गए होंगे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, ठीक है।
तो एकल विस्थापन अभिक्रिया, हम लोग कहाँ है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल अभिस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा हम लोग जानते हैं। जब कोई अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, क्या, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ के द्रवित अवस्था में डाला जाता है, क्या किया जाता है, डाला जाता है, तब क्या होता है, तब अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर लेता है और उसका जगह खुद ले लेता है। क्या करता है, उसका जगह खुद लेता है, उसको भगा देता है और उसका जगह खुद बैठ जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। मैं जो भी आपको परिभाषा दूंगा अपने लफ्जों में, एग्जामिनर जो होता है, जो चेक करने वाला होता है, जो आपका जो कॉपी जो चेक करेगा, वो आप किताबी भाषा लिख के जाइएगा तो खुश नहीं होगा, क्योंकि आप रट के आ गए हैं और वहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। खुश कब होगा, जब आप अपने शब्दों में किसी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी चीज को अपने शब्दों में जब प्रेजेंट करने लगेगा ना, तो एग्जामिनर भी आपको अच्छे मार्क्स देंगे, चाहे थोड़ा बहुत मिस्टेक भी क्यों ना कर दे, लेकिन किताबी भाषा में एग्जामिनर मार्क्स ले जाएगा। इसलिए आप लोग सुनते होंगे, स्टूडेंट लोग ऐसा भी बोलते हैं, हम तो पूरा भर के आए लेकिन नंबर नहीं दिया, हम तो पूरा भर के आए, नंबर नहीं दिया। कोई ऐसा भी होगा, बोलता होगा हम तो बहुत कम लिखे थे लेकिन हमको नंबर मिला। क्यों भाई, वो रट के गया था, वो किताबी भाषा रट के गया था। बहुत सारे ऐसे कोचिंग है जहां पर आपको पूरा लिखा दिया, बोले रट लीजिए, लिखा दिया रट लीजिए। केमिस्ट्री बहुत जगह अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है, क्या करता है, लिखा दिया जाता है रट लीजिए। लेकिन यहाँ ऐसा आपके सामने नहीं होगा। आपके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, जो दीपक सर जी के, यहाँ ऐसा नहीं होगा। आपको अपने भाषा में समझाया जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं, आपको कोई किताब नहीं पढ़ना है। हम जितना पढ़ाते उतना पढ़ लीजिए, आपको कोई भी किताब नहीं पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव भी मैं यहाँ कराऊंगा आपको, क्या कहते हैं, केमिस्ट्री तो करा ही रहा हूँ, केमिस्ट्री कराने के बाद फिजिक्स, बायोलॉजी सारा सब्जेक्ट कराऊंगा। और ये जो 4 महीने या 3 महीने जो भी समय बचा है, इस समय में सारा सिलेबस खत्म करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए मैथ का क्लास भी एक प्रेजेंट करूंगा। तो मैथ का क्लास हो सकता है 2 या 3 दिन में मैथ का क्लास यहाँ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे थे, एकल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। क्या करता है, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, तब क्या हमें प्राप्त होता है, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, तो अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ उसका जगह खुद ले लेता है। क्या कर लेता है, उसका जगह खुद ले लेता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। जब कोई अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, फिर से ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ बोलिएगा, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है। क्या कर लेता है, और उसकी जगह खुद ले लेता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए 2 हम लोग हिंट दे देते हैं। जैसे कि एकल विस्थापन अभिक्रिया में आप लोग पढ़े होंगे Fe। अगर आप लोग कहीं भी कोचिंग करते होंगे, Fe क्या हो गया, ये फेरस हो गया, ये क्या हो गया, फेरस, लोहा, जिसको आप लोग लोहा कहते हैं। फिर आपको कॉपर सल्फेट CuSO4, ये क्या हो गया आपका, कॉपर सल्फेट। देखिए Cu क्या हो गया, कॉपर, SO4 सल्फेट, इसका पूरा नाम क्या हो गया, कॉपर सल्फेट। मतलब फेरस को कॉपर सल्फेट के घोल में जब डाला जाता है, क्या किया जाता है, कॉपर सल्फेट के घोल में फेरस को जब डाला जाता है, तो कॉपर क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। क्या होता है, देखिए ये अच्छे से आप लोग तब समझिएगा जब आपको पता चल जाएगा कौन सा धातु जो है अधिक अभिक्रियाशील है, कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है, तब आप अच्छे से समझ में आएगा कौन सा पदार्थ, कौन सा तत्व या कुछ भी अधिक अभिक्रियाशील है। तब मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटासियम होता है। क्या होता है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटासियम होता है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात, सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटासियम होता है। चलिए हम 1-2 हिंट ले लेते हैं। पहले जब फेरस को क्या कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, क्या किया जाता है, जब फेरस को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, तब हमें क्या प्राप्त होता है, फेरस सल्फेट। क्या प्राप्त होता है, चलिए इसका हम समीकरण नीचे लिखेंगे। तब हमें क्या प्राप्त होता है, फेरस सल्फेट।
फेरस सल्फेट और कॉपर प्राप्त होता है। क्या होता है? फेरस सल्फेट और कॉपर। जब फेरस सल्फेट को जब फेरस को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, जब फेरस को कॉपर सल्फेट के विलयन मतलब लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कॉपर क्या होता है? विस्थापित हो जाता है और फेरस सल्फेट उसकी जगह ले लेता है। तो हमें क्या चीज का निर्माण होता है? फेरस सल्फेट का। परिभाषा से ही ना हम लोग देखे हैं, परिभाषा में क्या बोला गया था? जब कोई अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। समझ में आया होगा, मैं ऐसा करता हूँ। क्या किया? अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है लोहा, यहाँ पर कॉपर क्या है? लोहा जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो क्या किया? कॉपर को विस्थापित कर दिया और इसकी जगह खुद ले लिया। क्या बन गया? कॉपर सल्फेट की जगह ये खुद ले लिया तो फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर अकेला हो गया। कॉपर देखिए, ऐसा पता है कब होता है? जब पुराने समय में क्या होता था, कोई राजा है, कोई क्षेत्र का राजा है, जैसे कि हम लोग अभी दरभंगा के हैं, मैं दरभंगा के रहने वाला हूँ, जैसे कि दरभंगा का कोई राजा है। अब दरभंगा के राजा से कोई ज्यादा पावरफुल आया, दरभंगा का राजा डर से क्या होता है? भाग जाता है या युद्ध करता है, युद्ध में हार जाता है। तो हार जाने के बाद क्या होता है? वो खुद बन जाता है, जगह का राजा बन जाता है, जगह का राजा खुद बन जाता है। तो राजा यहाँ पर कौन हुआ? राजा ये हुआ, राजा आपको फेरस हुआ और राजा कॉपर हुआ। राजा क्या हुआ? राजा कौन हुआ? राजा फेरस हुआ। राजा आपको कौन हुआ? राजा फेरस हुआ और कॉपर हुआ। और SO4 सल्फेट क्या हो गया आपको? ये जगह हो गया। क्या हो गया? जगह हो गया। क्या हो गया? जगह हो गया। ये इस जगह पर नया राजा आया, ये हार गया। क्यों? क्योंकि ये कमजोर था, तो इसकी गद्दी पर ये बैठ गया। ऐसे भी समझ सकते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया को ऐसे भी समझ सकते हैं। कोई कमजोर राजा के खिलाफ तगड़ा राजा आया और उसको हरा दिया, उसको भगा दिया और उसकी जगह खुद बैठ गया। हम ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉमेडी तरीके से भी पढ़ाने की कोशिश करता हूं। अब हम लोग एक दो और ले लेते हैं परिभाषा, और आप लोग जो है बुक पढ़ सकते हैं, भारती भवन का बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं भारती भवन से पढ़ाता हूं। आप लोग भारती भवन से बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, भारती भवन का जो आपको बुक होगा आपके पास, क्योंकि बिहार बोर्ड में 90% स्टूडेंट के पास क्या होता है? भारती भवन का बुक होता है। तो भारती भवन का जो बुक होगा उसको आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से रीडिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको जरूर फायदा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग लेते हैं, मैं आपको अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, कौन सा पदार्थ अधिक अभिक्रियाशील है उसके बारे में मैं डिटेल से बता दूंगा, लेकिन पहले एक दो परिभाषा देखते हैं। जैसे अब देखिए, जैसे कि देखिए समीकरण यहाँ पर मैं संतुलित नहीं करता हूं, इसलिए आप लोग नाराज नहीं होइएगा। जैसे कि कॉपर को AgNO3, ये क्या हो गया? AgNO3 का नाम क्या हुआ? आप लोग बता सकते हैं। देखिए, Ag का मिस होता है चांदी, NO3 क्या हो गया? नाइट्रेट, मतलब सिल्वर नाइट्रेट। क्या बन गया? सिल्वर नाइट्रेट। कॉपर क्या हो गया? यहाँ पर अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ हुआ। जब सिल्वर नाइट्रेट के घोल में क्या बोलेंगे? अगर हम लोग जैसे बताएंगे किसी भी परिभाषा का एक तो पहले हमको समीकरण नहीं लिखना, हमको ऐसे लिखना। जब सिल्वर नाइट्रेट के घोल में क्या कहना है? जब सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर डाला जाता है, क्या बोलेंगे? सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर डाला जाता है तो हमें कॉपर सल्फेट प्राप्त, कॉपर नाइट्रेट प्राप्त होता है। क्या होता है? कॉपर नाइट्रेट, और चांदी अलग से प्राप्त होता है। फिर से सुनिएगा, हो सकता है कुछ मिस हो गया। जब सिल्वर नाइट्रेट के घोल में जब सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर को डाला जाता है, क्या किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर को डाला जाता है। सिल्वर नाइट्रेट के घोल में जब कॉपर को डाला जाता है तो सिल्वर नाइट्रेट विस्थापित हो जाता है, ये भी बोल सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? विस्थापित हो जाता है और कॉपर क्या होता है? उसकी जगह ले लेता है, तो हमें कॉपर सल्फेट का निर्माण और सिल्वर का निर्माण होता है। क्या होता है? क्या निर्माण होता है? कॉपर नाइट्रेट का निर्माण होता है। किसका? कॉपर नाइट्रेट का निर्माण होता है। कॉपर नाइट्रेट का क्या निर्माण होता है? कॉपर नाइट्रेट का निर्माण होता है। ठीक है, और Ag चांदी का निर्माण होता है। क्या चीज? Ag और चांदी, मतलब Ag का निर्माण होता है चांदी। आशा करता हूं आप लोग को समझ गए। चलिए एक और देख लेते हैं, पोटासियम।
और कॉपर नाइट्रेट। चलिए कॉपर नाइट्रेट अभी बना। जब कॉपर नाइट्रेट के घोल में देखिए आप, पोटासियम क्या सबसे अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है, तो पोटासियम मतलब जो जितना ताकतवर आया उसको भगा देगा, कमजोर को, अपने से कमजोर को भगा देगा। आप ताकतवर तो जिसका लाठी उसी का भैंस। इस अभिक्रिया में वही बात होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस अभिक्रिया में यही बात है। एकल विस्थापन अभिक्रिया का मीन से हो गया जिसकी लाठी उसी की भैंस। आप लोग तो गांव सब में कहावत होगा, आप लोग सुने भी होंगे, ठीक है। क्या है, जब पोटासियम को, क्या पोटासियम को कॉपर नाइट्रेट के घोल में डाला जाता है, जब पोटासियम को कॉपर नाइट्रेट के घोल में डाला जाता है तो कॉपर विस्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉपर विस्थापित हो जाता है और पोटासियम नाइट्रेट का निर्माण होता है और कॉपर का निर्माण होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किसका निर्माण होता है, कॉपर नाइट्रेट का, सॉरी पोटासियम नाइट्रेट का, पोटासियम नाइट्रेट का और कॉपर का निर्माण होता है, ठीक है। ये था आपको एकल विस्थापन अभिक्रिया का कुछ हिंट। आपके बुक में और भी दिया हुआ है अभिक्रिया, तो उस अभिक्रिया को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। हम आपको बता देते हैं जो कहां से आपको अधिक अभिक्रियाशील पदार्थों के, मेरे पास बुक है भारतीय भवन का, आप लोग देख सकते हैं। दिखा देता हूं जो आपको कहां से ये मिल सकता है, ठीक है। देखिए आप अम्ल और धातु, अगर भारतीय भवन का बुक है तो अम्ल भस्म और लवण, अम्ल भस्म और लवण दूसरा चैप्टर में जाइएगा और पेज नंबर 24 में जाइएगा, पेज नंबर 24 में जाइएगा। धातुओं की सक्रियता श्रेणी आपको प्राप्त होगी। धातुओं का देख लीजिए, धातुओं का सक्रियता श्रेणी। यहाँ पर देखिए पोटासियम क्या है, अधिक सक्रिय है, उसके बाद कैल्शियम है, उसका सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, लोहा है, टीन है, लेड है, हाइड्रोजन है, तांबा है, पारा है, चांदी और सोना। सबसे कम सक्रिय धातु कौन सा होता है, सोना होता है। हम आपको बढ़ाएंगे तो सोना क्यों 24 कैरेट का नहीं बन पाता है कोई भी सामान, सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सिलसिलेवार एक के बाद एक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास में हम लोगों ने एकल विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा। एकल विस्थापन अभिक्रिया में हम लोगों ने क्या पढ़ा, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित करके उसका जगह खुद ले लेता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा आशा करता हूं। उसके बाद जैसे में अगर पूछेगा तो जैसे में आप क्या कहिएगा, जब कॉपर सल्फेट, क्या कॉपर सल्फेट के घोल में, कॉपर सल्फेट के घोल में लोहा को डाला जाता है, क्या किया जाता है, लोहा को, कॉपर सल्फेट के घोल में लोहा को डाला जाता है तो कॉपर क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। कॉपर क्या होता है, विस्थापित हो जाता है और फेरस सल्फेट का निर्माण करता है। किसका, फेरस सल्फेट का निर्माण करता है और कॉपर का निर्माण करता है। यही हम लोग पढ़े थे, थोड़ा थोड़ा पढ़े थे। आप लोग को मजा आया होगा क्लास, आशा करता हूँ। अगर आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या आप लोग Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook के चैनल को, Facebook के पेज को लाइक कर दें, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।